नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ऑपरेशन घुसपैठिया के बारे में बताएंगे। एक तरफ देश की संसद में एसआईआर को लेकर बहस हो रही है। राहुल गांधी इसे वोट चोरी बता रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो आज संसद में बोलते हुए नजर आए, ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा ये घुसपैठिए तय नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ हम आपको पश्चिम बंगाल से लगे बांग्लादेश बॉर्डर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां इसी एसआईआर के डर से घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे, घर खाली है और इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो 2 से ज्यादा बार भारत में वोट डाल भी चुके हैं। अब देश की जनता को यह तय करना है कि वोट चोरी क्या है। आज आपको लखनऊ से भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां मुख्यमंत्री आवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर कई घुसपैठिए रह रहे थे और योगी सरकार का ऑपरेशन पहचान शुरू हुआ और उसके बाद से ये लोग ही गायब हो गए हैं। इसके बाद आपको पाकिस्तान के बारे में बताएंगे, जहां सरकार अपने 4 प्रांत सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान को 12 हिस्सों में बांट सकती है और वो इसे जनता की भलाई के लिए बता रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि असीम मुनीर बांटो और राज करो की नीति अपना रहा है, ताकि लोगों को अलग अलग प्रांतों में बांटकर उनके विद्रोह को दबाया जा सके। लेकिन ऐसा करने से जो परिस्थिति बनेगी, क्या उसके लिए पाकिस्तान तैयार है? इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया बैन के बारे में बताएंगे। जिस वक्त भारत में छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथों में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत का शिकार वो हो रहे हैं, तब ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 13 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया नहीं यूज करेंगे। ये बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून भारत में भी आ सकता है या फिर आना चाहिए। क्या हमारे बच्चों को जो लत लगी हुई है उसका इलाज होना जरूरी है? और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री के उस बयान के बारे में बताऊंगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंगापुर का नाम भारत की संस्कृत भाषा से आया है। एक और बड़ी खबर यह है कि आज ही यूनेस्को ने दीपावली के त्योहार को विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने देश के टुकड़े टुकड़े क्यों करना चाहती है और क्या इसकी वजह से पाकिस्तान में हम आने वाले वक्त में एक नए गृह युद्ध की शुरुआत होने वाली है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाकिस्तान के 4 बड़े प्रांतों को बहुत जल्द 12 छोटे प्रांतों में बांटा जा सकता है। इस फैसले पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के बीच एक अंतिम चर्चा भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह फैसला लागू भी हो जाएगा। इसके तहत देखिए, सभी जो 4 प्रांत हैं उनके 3-3 टुकड़े होंगे, 4 3 12। इनमें पंजाब प्रांत को नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब में बांटा जाएगा। सिंध प्रांत को कराची सिंध, सेंट्रल सिंध और उपला सिंध में बांटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा, साउथ खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल जो वहां पर लोग हैं ट्राइबल खैबर पख्तूनख्वा में बांटा जाएगा। और इनमें वो इलाके आएंगे जिन्हें फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज या फाटा क्षेत्र में गिना जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान को भी अब 3 अलग प्रांतों में बांटा जाएगा। समझ रहे हैं आप इसके पीछे मुनीर क्या सोच रहा है? एक होगा ईस्ट बलूचिस्तान, दूसरा होगा वेस्ट बलूचिस्तान, तीसरा होगा साउथ बलूचिस्तान। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि वो इन 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में इसलिए बांटना चाहती है क्योंकि इससे प्रशासनिक काम आसान होगा। सत्ता कुछ पार्टियों और नेताओं तक सीमित नहीं रहेगी। ज्यादा जनप्रतिनिधि होंगे, ज्यादा सरकारें होंगी और इससे पाकिस्तान की भी तेजी से तरक्की होगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सरकार उस नीति पर काम कर रही है जिसके तहत अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत पर राज किया था। ये नीति है बांटो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। तस्वीरें देखेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। बलूचिस्तान प्रांत में लगातार आजादी के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर पूरे प्रांत में टीटीपी के लड़ाके आजादी की मांग कर रहे हैं।
और अब सिंध प्रांत में भी एक अलग सिंध देश की मांग शुरू हो गई है। हालात तो ये हैं कि लोगों का हिंसक विद्रोह पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए चुनौती बन गया है और इसी चुनौती से निपटने के लिए पाकिस्तान अपने प्रांतों को बांटकर लोगों के विद्रोह और उनकी आवाज को भी बांट देना चाहता है। आप खुद सिंध प्रांत से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां आप देखिए लगातार मांग हो रही है, अलग सिंध देश की मांग, और इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो अब संभाल नहीं पा रही पाकिस्तान की सरकार और सेना। ये तस्वीरें दरअसल सिर्फ प्रमाण है, ये प्रमाण है इस बात की कि पाकिस्तान की सरकार लोगों के विद्रोह को बांटने के लिए अपने ही देश के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहती है, आपस में भिड़ाएगी फिर बाद में। दावा यह है कि आइडिया भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दिया है। पाकिस्तान के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब उनके देश में लोकतंत्र सिर्फ कागज के रूप में बचा है। शहबाज शरीफ सिर्फ दिखावटी प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं और असली ताकत आसिम मुनीर के हाथों में आ गई है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो लगभग सभी विरोध प्रदर्शन, हाल के दिनों में आपने देखा ना, सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सभी विरोध प्रदर्शनों में शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर का विरोध हो रहा है और आसिम मुनीर CDF जो अब उनका है उसको चुनौती दी जा रही है। अब आसिम मुनीर चाहता है कि इन विद्रोह को बांटने के लिए पाकिस्तान के लोगों को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाए। हालांकि आसिम मुनीर के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सिंध प्रांत को कोई ताकत बांट नहीं सकती। आसिम मुनीर को लगता है कि वो पाकिस्तान को 12 छोटे छोटे प्रांतों में बांट देंगे तो इससे जनता का विद्रोह खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है कि उनके विद्रोह को अब बांट कर राज करना आसान नहीं होगा। कुछ इतिहास के पन्ने पलटते हैं। साल 1947 जब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बना, तभी से पंजाब प्रांत को छोड़कर पाकिस्तान के जो बाकी हिस्से हैं, जो बाकी प्रांत हैं, लगातार अनदेखी हुई। जितनी समृद्धि, पैसा सब पंजाब प्रांत में। और यही अनदेखी के कारण से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश नाम का अलग राष्ट्र बन गया। आज भी साल 2025 है ना, यह स्थिति है कि पाकिस्तान की सत्ता को पंजाब प्रांत के नेता चलाते हैं और आसिम मुनीर खुद इसी पंजाब प्रांत से आते हैं। सारा पैसा यहां है। आज पाकिस्तान की 53% आबादी अकेले पंजाब प्रांत में रहती है, जबकि 23% आबादी जो है वो सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनख्वा में रहती है, सिर्फ 6% बलूचिस्तान में। और यही वो लोग हैं जो आसिम मुनीर से सबसे ज्यादा नाराज हैं। सोचिए, आधा पाकिस्तान देश तो सिर्फ पंजाब में रहता है, पंजाब प्रांत जो उनका है। पंजाब प्रांत को हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है। सारे नेता, पैसे वाले लोग यहीं पर रहते हैं, बाकी प्रांतों को कोई नहीं पूछता। और इन्हीं प्रांतों से आज पंजाब प्रांत के खिलाफ, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की आवाज निकल रही है। ग्लोबल थिंक टैंक है अमेरिका का, जिसका नाम है कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। यह अमेरिकी थिंक टैंक है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहां पश्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान तो भिड़ रहे हुए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का यह प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए, जबकि बलूचिस्तान प्रांत में पहले से ही आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहता है, जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। और आपने पिछले दिनों तस्वीरें देखी होंगी, एक के बाद एक वहां पर घटनाएं ऐसी हो रही हैं। सिंध पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है। इसीलिए पाकिस्तान का यह प्रांत भी विभाजित हो सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। सुनिए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। वैसे पाकिस्तान भी एक विचित्र देश है। जिस वक्त आसिम मुनीर पाकिस्तान के टुकड़े 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 करने की तैयारी कर रहे हैं, तब पाकिस्तान का मीडिया दिन रात धुरंधर फिल्म पर बहस कर रहा है। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर धुरंधर फिल्म पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
ऑब्सेशन है उनका भारत के साथ। पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जितना पैसा धुरंधर फिल्म ने अपने पहले 4 दिनों में कमाया है, उतने पैसों से पाकिस्तान में आटे की किल्लत दूर हो सकती है। दर्द देखिए, दर्द का भाव समझिए। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच धुरंधर फिल्म ने भारत में 159 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और ये सिलसिला थमा नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस फिल्म ने पाकिस्तान में डिजिटल स्ट्राइक की है, जिससे वहां का मीडिया और लोग बुरी तरह से हिल गए हैं। इस फिल्म में कराची के गैंग वॉर और आतंकवाद को खुलकर दिखाया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया इस फिल्म को उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश, एक प्रोपोगेंडा बता रहा है। आदत उनकी पुरानी है, खाते भी यहां की है, वो किसी न किसी तरीके से यहाँ के फिल्मों की चर्चा करते हैं, हमारे क्रिकेटर्स को सर्च करते हैं। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी बेबुनियाद है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उनको लगता है कि शायद कुछ लोग देख लें अगर धुरंधर इंडियन फिल्म की बात हो। हकीकत यह है कि इस फिल्म में रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत और चौधरी असलम की जो कहानी दिखाई गई है वो सच्ची घटना पर आधारित है। इसका कई दस्तावेजों में जिक्र मिलता है, लेकिन धुरंधर फिल्म पर पाकिस्तान का मीडिया कैसे बौखलाया हुआ है आप खुद देख सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि इस फिल्म ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। डिलॉयट इन मोशन पिक्चर एसोसिएशन के मुताबिक साल 2024 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने 1,10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। पाकिस्तान के 1.5 साल का रक्षा बजट है ये। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी देश की फिल्में उस देश की सॉफ्ट पावर होती है। इन फिल्मों से देश के लोगों का मूड पता चलता है और धुरंधर फिल्म की सफलता भी आज भारत के लोगों का मूड बता रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे मारा था, ठीक उसी तरह अब ये फिल्म भी पाकिस्तान में घुसकर मार रही है। यहां अजीब बात तो यह है कि पाकिस्तान को इस तरह की फिल्मों में अपने खिलाफ दुष्प्रचार तो दिखता है, लेकिन वो हकीकत को देखना नहीं चाहता। आप लाहौर से आई इन तस्वीरों को जरा देखिए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन लाहौर से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के संगठन चुनाव हुए। इन चुनाव में जीतने वाले आतंकियों को बड़े बड़े आतंकियों द्वारा उनके पद की शपथ दिलाई गई। गजब देश है। सोचने वाली बात तो यह है कि इस कार्यक्रम में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी को देखा गया। दुनिया को नहीं दिख रहा और ये सारे आतंकी खुलेआम भाषण दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान की सच्चाई। सोचिए कल को अगर इन्हीं आतंकियों पर भारत को स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान ये कह देगा कि आम नागरिक हैं। अगर हम इन पर फिल्म बनाकर पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे तो पाकिस्तान उस फिल्म को लेकर ही अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा बताएगा। अरे देखिए भाई, ये आतंकी है, ये यूएस के डेजिग्नेटेड लिस्ट वाले टेररिस्ट हैं। हकीकत में सच को बस पाकिस्तान देखना नहीं चाहता। आपको ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें एक तरफ भारत की संसद में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हंगामा हो रहा है और राहुल गांधी आपने देखा लगातार कई दिनों से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है पश्चिम बंगाल के उस हकीमपुर चेकपोस्ट से, जहां इसी रिवीजन के कारण बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। अब समझिए, इन लोगों का कहना है कि ये अब तक अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे और इन्होंने 2 से ज्यादा बार चुनाव में वोट तक डाला है, लेकिन अब जब चुनाव आयोग हर मतदाता की पहचान कर रहा है तो इनको डर है कि पकड़े जाएंगे। तब ये पकड़े जाने से पहले ही अपने देश बांग्लादेश लौट जाना चाहते हैं। भारत में वोट डाल रहे थे, ये भारतीय नहीं बांग्लादेशी थे। सोचिए, ये कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में राजनीति के लिए चुनाव आयोग को तो मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इसी चुनाव आयोग की वजह से जो घुसपैठिए देश को छोड़कर भाग रहे हैं और खुलेआम ये कह रहे हैं कि वो अब तक भारत में रहकर वोट डाल रहे थे, उन्हें लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। सवाल तो उठेगा ना। चुनाव आयोग ने इसी साल 27 अक्टूबर को भारत के कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का, मतलब जो पहले से लिस्ट बना हुआ है कि भाई ये वोटर है, उनका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया था, शुद्धिकरण, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल मुख्य राज्य हैं जहां पर शुरू किया गया। आपको यकीन नहीं होगा कि इसी रिवीजन ने घुसपैठियों में हलचल मचा दी।
उनको पता चल गया कि भाई अब तो अलग अलग राज्यों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मतदाताओं की पहचान के दौरान कई लोग अपने अस्थायी पतों से गायब हो चुके हैं। टेम्पररी उनका एड्रेस था कोई। इनमें भी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा खबरें यहां से आ रही हैं। आप पश्चिम बंगाल को देखिए, जहां पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 100 से 200 या 500 नहीं बल्कि 44,000 मतदाता गायब हो चुके हैं। 44,000 ये वोटर्स गायब हो गए हैं अचानक, वो अपने पते पर मिल ही नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स इस जिले के हर क्षेत्र में गए, जो बीएलओ होते हैं, लेकिन उनके लिए इन 44,000 जो मतदाता हैं उन तक फॉर्म पहुंचाना संभव ही नहीं हुआ। अब वो मिल ही नहीं रहे अपने पते पर। जब वो मिल नहीं रहे तो फॉर्म कैसे दिया जाए? तो 44,000 ऐसे लोग ऑन रिकॉर्ड हैं जो एसआईआर के बाद गायब हो गए हैं। इन लोगों को चुनाव आयोग ने अनट्रेस्ड वोटर्स, जिसको कहते हैं कि भाई अपने पते पर मौजूद नहीं है, ये हमें मिल ही नहीं रहे हैं, उनको अनट्रेस्ड वोटर्स माना है। और ऐसी आशंका है कि पकड़े जाने के डर से ये तमाम लोग फरार हो चुके हैं और इनमें कुछ लोग वापस से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 44,000 का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पश्चिमी मेदिनीपुर जिला अधिकांश रूप से मेदिनीपुर लोकसभा में आता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर टीएमसी को जीत पता है मिली थी, और कितने मार्जिन से मिली थी? जीत का अंतर था 27,000, 27,000, और 44,000 लोग गायब हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि अरिथमेटिक कैसे बैठता है और कैसे इस खबर को समझने की जरूरत है। जीत का अंतर 27,000, गायब वोटर 44,000। पश्चिमी मिदनापुर जिले में अगर इतने वोटर्स गायब हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या चुनाव आयोग के इस दावे में दम था कि कुछ लोग भारत के सिटीजन ना होकर भी यहां वोट डाल रहे हैं? इससे बीजेपी ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि क्या इन्हीं घुसपैठिया वोटर्स को बचाने के लिए चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध हो रहा है? आप पश्चिमी मिदनापुर को छोड़िए और उत्तर प्रदेश में आइए, दूर भी नहीं, राजधानी लखनऊ, जहां से हम आपको रोज एक नई रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बीते 3 दिन से लगातार दिखा रहे हैं। आज भी हमारी टीम लखनऊ के डॉलीबाग, जो डालीबाग इलाका है, वहां पर पहुंची, जहां कई परिवार अपनी झुग्गियों को तोड़ कर वहां से जा चुके हैं। मतलब झुग्गियों को तोड़कर कोई अचानक क्यों फरार होगा? जैसे एसआईआर शुरू हुआ, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लखनऊ में हो रहा है, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 17 नगर निकायों में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर्स खोलने का ऐलान किया है और पुलिस प्रशासन को घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दे दिए हैं, तब से कई जिलों में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग फरार हैं। ये लोग कहां जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं, इसकी अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अब तक की घटनाओं से 4 बातें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। पहली बात, वोटर लिस्ट के रिवीजन के दौरान कई लोग गायब हो चुके हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, जिससे इन लोगों के घुसपैठिए होने का शक बढ़ गया है। इनको अनट्रेस्ड वोटर्स बताया जा रहा है। दूसरा, गायब या फरार होने वाले ज्यादातर लोग कच्ची कॉलोनियों में या झुग्गियों में रहते थे। तीसरा, इनमें भी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो असम और पश्चिम बंगाल से आकर उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड आज तक के कैमरे के सामने उन्होंने कहा है कि ये लोग असम से आए हुए थे। और चौथा, असम इसलिए रेलेवेंस रखता है क्योंकि वो सरहदी इलाका है, बांग्लादेश से लगता हुआ है। और चौथा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा मिली है जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ संपर्क नहीं कर पाए हैं और ये लोग अपने पते पर मिले ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल आज यही है कि अगर चुनाव आयोग के रिवीजन से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और इसकी वजह से घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो फिर इस रिवीजन पर इतनी राजनीति क्यों? आखिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? और कुछ नेता इन घुसपैठियों की वकालत क्यों कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बांग्लादेश बॉर्डर से हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए, और ये भी देखिए गोरखपुर में जो पहला डिटेंशन सेंटर बना है वो कैसा दिखाई देता है। एसआईआर की वजह से देश की राजनीति में जितनी हलचल दिखती है, उससे ज्यादा खलबली तो उन घुसपैठियों में है जो कई वर्षों से भारत में रह रहे थे।
लखनऊ के डालीबाग इलाके में अवैध झुग्गी बस्तियों में जब SIR वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो यहां रहने वाले सैकड़ों लोग रातों रात गायब हो गए। वो कहां गए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो यहां अवैध रूप से रह रहे थे, ये सब जानते हैं। लखनऊ की पुलिस डालीबाग इलाके में पहुंची है जहां पर अवैध बस्तियां बसी थी। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो यहां से भाग चुके हैं, निकल चुके हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो यहां पर हैं जिनकी धरपकड़ के लिए यहां आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें जो है लगातार गश्त कर रही हैं। पुलिस की टीमें जब जांच के लिए पहुंची तो यहां इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे, बाकी फरार हो चुके थे। जब हमारी टीम इन झुग्गियों के अंदर पहुंची तो यहां पर उर्दू भाषा की किताबों ने हमें हैरान किया। दरअसल यहां रहने वाले ज्यादातर लोग अनपढ़ और मजदूरी करने वाले लोग थे। जांच में पता चला कि आसपास के मदरसों से यहां के लोगों का कनेक्शन था। यहाँ पर आप देखिए आकर एक छोटा सा घर जो कि पढ़ाई के लिए तो उर्दू की तमाम किताबें जो मैं देख पा रहा हूँ, सारी की सारी जितनी किताबें मैंने आपको उठाकर दिखाई हैं वो सारी की किताबें उर्दू की यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। SIR का असर यूपी में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में दिखा, जहां 44,000 वोटर अचानक गायब हो गए। जांच के लिए पहुंची BLO को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसका मतलब यही निकाला गया कि SIR का चाबुक चलने से पहले ही अवैध वोटर फरार हो गए। আপনি যে সংখ্যাটা বললেন প্রায় 44,000 লোক এই ক্যাটাগরিতে রয়েছে। पश्चिम बंगाल से लगे बांग्लादेश सीमा पर तो इस वक्त घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है जो कई वर्षों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। उत्तरी 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर हमें ऐसे लोग मिले जिनके पास भारत में रहने से जुड़ा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, लेकिन वो कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे और वोट भी दे रहे थे। अब SIR वेरिफिकेशन में ऐसे फर्जी वोटर्स का खुलासा हो रहा है। লকডাউন বছর আগে মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়েছে। এখন এই সরকার সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে যে বিএসএফ बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब नियमों के हिसाब से ही उन्हें उनके देश भेजेगी। यूपी में तो बाकायदा डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं। गोरखपुर में ऐसा ही एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है जहां अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या को रखा जाएगा और फिर बारी बारी उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। SIR के इतने गंभीर मुद्दे पर जिसे सरकार कह रही थी चुनाव सुधार पर बहस, लेकिन इस मुद्दे पर जब आज विपक्ष के तमाम नेता सामने आए उन्होंने SIR को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। आज गृह मंत्री अमित शाह देश की संसद में बोले। उन्होंने जवाब दिया। लगभग 91 मिनट 91 मिनट्स वो इस विषय पर बोले और उन्होंने विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी आखिरी में लगभग 5 बजे शुरुआत की थी गृह मंत्री अमित शाह ने। 6:15 होते होते विपक्ष ने उनके भाषण खत्म होने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। आपको सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री तेओ ची हिन का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंगापुर का नाम
भारत की संस्कृत भाषा से लिया गया है और साल 1867 तक सिंगापुर का पूरा प्रशासन कलकत्ता से संचालित होता था। सुनिए। Between our two countries are deeply rooted in history. The name Singapore or Singapura was derived from Sanskrit, reflecting India's early influence in Southeast Asia. Modern Singapore was established by the British East India Company in 1819. Until 1867, Singapore was administered from Calcutta. ये बयान हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप ये समझ पाएं कि भारत की प्राचीन संस्कृति, उसका वैभव कितना व्यापक था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत की इसी प्राचीन संस्कृति को काल्पनिक बताते हैं और इसे लोक कथाओं तक सीमित समझते हैं और यही हमारे बच्चों में भी काफी हद तक उनके दिमाग में डाल दिया गया है। लेकिन हकीकत क्या है? आज विदेशी उप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तब तो शायद समझ में आए। हकीकत यह है कि भारत की संस्कृति के फुटप्रिंट्स आज भी मौजूद हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सिंगापुर का भारत से रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है, हजारों साल पुराना ये रिश्ता है। और अगर पूर्व प्रधानमंत्री बता रहे हैं तो इसका रेलेवेंस समझिए। इसका सबूत है सिंगापुर का नेशनल म्यूजियम और इस नेशनल म्यूजियम में रखे एक पत्थर से भी मिलता है जिसे सिंगापुर स्टोन कहते हैं। इस पर एक बहुत पुराना शिलालेख मौजूद है जो अब तक पूरा वर्णित नहीं हुआ है, लेकिन इसे भारत से ही जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि 14वीं सदी से पहले सिंगापुर का नाम तोमासेक मतलब तमासेक था, जिसे भारत में स्वर्ण द्वीप या गोल्डन आइलैंड कहा जाता था। उस वक्त सिंगापुर श्री विजय साम्राज्य का हिस्सा था और इसमें आज का मलेशिया और इंडोनेशिया भी शामिल था। अगर इस दौर में देखिए तो दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य भी उभरा। उसने श्री विजय साम्राज्य के समुद्री इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये वही वक्त था जब सिंगापुर को संस्कृत भाषा से सिंहपुर नाम मिला, जो आगे चलकर सिंगापुर बन गया। लोक कथाओं में बताया जाता है कि उस वक्त एक राजकुमार थे। राजकुमार ने इस भूमि पर लाल रंग का शेर जैसा जानवर देखा था, जिसके कारण उन्होंने इस भूमि को सिंहपुरा या सिंह का शहर कहा और इसी के बाद ये भूमि सिंगापुर बन गई। इसके अलावा साल 1819 में जब सिंगापुर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आया, तब सिंगापुर का संचालन भारत के कलकत्ता शहर से होता था। और ये तो वो तथ्य है जिन्हें सिंगापुर भी स्वीकार करता है। आज पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर देश का है और ग्लोबल फाइनेंस के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर देश, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश सिंगापुर है। बड़ी बात यह है कि सिंगापुर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे जबरदस्ती आजाद किया गया था। सिंगापुर में इतनी गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तनाव था कि मलेशिया ने साल 1965 में जबरदस्ती सिंगापुर को आजादी देकर उसे कहा स्वतंत्र देश बनो और घोषित कर दिया, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन आज आप देखिए ये अमेरिका और यूरोप के देशों से भी ज्यादा विकसित है, समृद्ध है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिंगापुर ने सांप्रदायिक तनाव को छोड़कर विकास के लिए काम किया और ये बताया कि आपकी किस्मत आपके सिवा कोई और नहीं बदल सकता। और आज विश्व के सबसे समृद्ध देशों में सबसे ज्यादा आमदनी करने वाले देशों में से एक है। जब मलेशिया ने सिंगापुर को आजादी दी और ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को सिंगापुर से वापस बुला लिया, तब ली क्वान यू ने सिंगापुर में बड़े बदलाव किए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी संस्कृति पर गर्व करना नहीं छोड़ा। विकास करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन संस्कृति नहीं छोड़नी है, उस पर गर्व करना है। हमारे देश में ऐसी चीजें हुई। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि यूनेस्को ने हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। इस सूची में पहले पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला और छाऊ नृत्य शामिल था, लेकिन अब इसमें दिवाली को भी जगह मिल गई है। दिवाली को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 सालों का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। और दिवाली का त्योहार अभी अभी आपने मनाया है, सिर्फ एक धर्म के सांचे में नहीं बंधा। जब पूरी दुनिया में
युद्ध, आतंकवाद, अस्थिरता का माहौल है, तब ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर रोशनी का उजाला एक संदेश देता है। और यही संदेश इस त्योहार की सबसे बड़ी ताकत है। आज इस संदेश के कारण दुनिया भर के देश दिवाली का त्योहार मनाते हैं, उसको अपना रहे हैं। और जिस तरह क्रिसमस का त्योहार पश्चिमी देशों के लिए उनकी सॉफ्ट पावर बना, वैसे ही इस त्योहार को, दिवाली को पूरी दुनिया ने अपनाया, वो भारत का सॉफ्ट पावर बना। ठीक उसी तरह से अब दिवाली के त्योहार में आप देखिए ग्लोबल हो रहा है, ये अब विश्व धरोहर बन गया है। यूनेस्को के फैसले के बाद अब दिवाली के इस त्योहार को आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इसे यूनेस्को का संरक्षण मिलेगा, इसे वैश्विक पहचान मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता दी जाएगी। दिवाली को लेकर दुनिया में सांस्कृतिक संवाद और समझ पहले से बढ़ेगी। इसका पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर भी असर होगा। नटशेल में कहें तो अब यूनेस्को की यह जिम्मेदारी है कि वो दिवाली के त्योहार का संरक्षण करे और इसे आने वाली पीढ़ियों तक भी उत्साह के साथ, इसी परंपरागत तरीके से पहुंचाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। दिवाली भारतीय सभ्यता की आत्मा करार दिया है। वक्त है आज की विजुअल स्टोरीज का, तो एक के बाद एक आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया जब हिंसक भीड़ ने ऐसे सभी साइन बोर्ड्स पर कालिक पोत दी जिन पर इस्लाम नगर लिखा था। इन लोगों का कहना है कि 2 साल पहले इस जगह का नाम जगदीशपुर हो गया था, तो आज तक नए नाम के साइन बोर्ड्स क्यों नहीं लगाए गए। लेकिन यहां हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इस बात को लेकर, इस बात को कहने के लिए साइन बोर्ड्स तोड़ना, उस पर कालिक लगाना, सांप्रदायिक माहौल भड़काना सही हो सकता है? और आखिर पुलिस अपनी मौजूदगी में ये सब कैसे होने दे सकती है? वहीं दूसरी तरफ अगर नाम बदला गया तो नाम होर्डिंग्स पर जो ये पोस्टर्स थे उन पर क्यों नहीं बदला गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 2 साल पहले इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किया जा चुका है, लेकिन वहां माइलस्टोन और साइन बोर्ड पर अभी भी इस्लाम नगर लिखा था। इसे लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। नाराज लोगों ने इस्लाम नगर लिखे साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी और जगदीशपुर के बैनर लगा दिए। इसके साथ ही इस्लाम नगर लिखे माइलस्टोन तोड़ दिए। नाम बदलने का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी प्रशासन ने ढिलाई बरती और ऐसी परिस्थिति पैदा होने दी। आखिर हर बात को हल्के में लेने वाले ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई होगी जो माहौल बिगाड़ने वाली परिस्थितियां पैदा होने देते हैं? सोचिए, अगर सार्वजनिक जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज लीक होने लगे और इन वीडियोस के आधार पर लोगों को कोई ब्लैकमेल किया जाए, कितनी खतरनाक बात है। ये पब्लिक प्लेसेस हैं और वहां का वीडियो कौन लीक कर रहा है? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज निकालकर कई कपल्स हैं, कई शादीशुदा जोड़े हैं, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश हुई है। इस मामले में 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं और ये पता अभी तक चला है कि जिस सर्वर रूम में ये वीडियोस रिकॉर्ड होते थे, सीसीटीवी फुटेज, वहीं ये तीनों आरोपी काम करते थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए लगे कैमरों से लोगों की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले 4 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग ऐसे वीडियो से लोगों को ब्लैकमेल कर वसूली करते थे और वीडियो वायरल कर देते थे। हाल ही में एक कपल के साथ उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उसकी शिकायत के बाद इनकी करतूत का खुलासा हुआ। सोचिए ये कितना खतरनाक है कि जिन कैमरों में लोगों की तमाम तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है वो अगर ऐसे असामाजिक तत्वों के हाथों में हो। आपको बता दें कि इन कैमरों की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी संभाल रही थी और उसी के कर्मचारी ये गंदा काम कर रहे थे। आपको अमेरिका का अब फ्लोरिडा से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं, हैरान करने वाली है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक विमान, सड़क पर चल रही है कार, उस चलती कार पर प्लेन लैंड कर गया और इन तस्वीरों ने फिर इस बहस को जन्म दे दिया कि अमेरिका में विमान हादसे थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे।
Bro, I have chops, I swear. अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे पर एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और मामला तब खतरनाक हो गया जब यह विमान एक कार से जा टकराया। इस विमान के इंजन में खराबी आ गई थी। मजबूरी में इसे हाईवे पर ही लैंड कराया गया जहां पहले से वाहन दौड़ रहे थे। सोचिए, सड़क पर चलती कार की टक्कर प्लेन से हो तो क्या स्थिति हो सकती है। Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा विमान हादसे अमेरिका में होते हैं, वो भी तब जब सिविल एविएशन इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है। वहां स्थिति यह है कि सड़क पर चलते लोगों को डर लगता है कि कहीं कोई विमान आकर उनके ऊपर ना गिर जाए। Oh my goodness. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर उम्र की सीमा तय कर दी है और अब तक ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस जानकारी को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध के बाद उन माँ बाप को राहत मिलेगी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के गुलाम बन रहे हैं, अपने बच्चों से परेशान हो गए थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से 16 वर्ष से कम उम्र के जितने भी यूजर्स हैं, अकाउंट्स बंद करना होगा और एज वेरिफिकेशन की व्यवस्था शुरू करने को कहा है, जिसमें नए यूजर्स 16 वर्ष से ऊपर होने ही चाहिए। सरकार ने एक तरफ ये फिल्टर लगाने के लिए कहा है। अब आने वाले वक्त में इसका असर कैसे होता है उस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि हर घर में ये परेशानी है। इंसान समझ नहीं पाता कि अगर बच्चों को इस तरह से सोशल मीडिया, मोबाइल की लत लग जाए इतनी कम उम्र में, वो सामने आसपास की दुनिया देखने से ज्यादा उस दुनिया को देख रहा है जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसी को सच मान रहा है। ये जो निर्देश है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक और ट्विच जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उम्र की सीमा ही तय नहीं की है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाने वाली जो टेक कंपनीज है उनको जिम्मेदारी दी है कि वो अपने यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट ना बनाने दें और अगर ऐसा हुआ तो कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि अगर सोशल मीडिया टेक कंपनियों ने बच्चों का अकाउंट जारी रखा या नए यूजर्स के तौर पर उन्हें जोड़ा तो ऐसी कंपनियों पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स यानी करीब 300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। This is indeed a proud day to be Australian, because make no mistake, this reform will change lives for Australian kids and allowing them to just have their childhood, for Australian parents enabling them to have greater peace of mind, but also for the global community who are looking at Australia and saying, well, if Australia can do it, why can't we? ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया से परेशान माँ बाप की एक बड़ी समस्या को समझा है। आमतौर पर टीनेज एक ऐसी उम्र होती है जिस पर प्रभाव डालना अपराधियों के लिए बहुत आसान होता है और इस उम्र में माँ बाप की सुनना कोई नहीं चाहता। सोशल मीडिया के जरिए इन बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। वो दुनिया भर के ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं है। कई बार वो गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। माँ बाप की समस्या ये होती है कि बढ़ती उम्र में ये बच्चे उनसे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं और अगर आप उनको रोकें तो वो अक्सर गुस्सा हो जाते हैं और इसका जो एल्गोरिदम है उन्हें ऐसे ऐसे कंटेंट देता है इन बच्चों को जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है और इसी वर्चुअल सलाह को सच मान लेते हैं ये बच्चे। मसलन कोई वीडियो आया, उसमें उनको ये बता दिया गया कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो ज्यादा तेज होते हैं। अब लीजिए, बच्चे को संकट, माँ बाप कह रहे हैं पढ़ने को और वीडियो कुछ और बता रहा है। अपने जीवन से जुड़े फैसले बच्चे लेने लगते हैं इन वीडियोस को देखकर, जो घातक साबित होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सुरक्षा के लिए काम करने वाले संस्था ई सेफ्टी कमिश्नर ने इसी साल एक रिपोर्ट पेश की थी। ये रिपोर्ट क्या कहती थी? इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में 10 से 15 साल के 96% बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। 96%, 96% बच्चे। 10 में से 7 बच्चों को हानिकारक कंटेंट किसी न किसी तरीके से परोसा जाता है, जैसे महिलाओं के प्रति द्वेष,
गुस्सा पैदा करने वाला कंटेंट, खान पान की बुरी आदतों को प्रमोट करने वाला कंटेंट, या फिर खुद के प्रति हीन भावना पैदा करके डिप्रेशन पैदा करने वाला कंटेंट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 50% बच्चे तो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, जिसमें ऑनलाइन अपराधी धीरे धीरे अपनी बातों में उनको उलझाकर उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। सोचिए, माँ बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा 57% बच्चों को ऑनलाइन हेट का सामना करना पड़ा। 24% बच्चे ऑनलाइन यौन उत्पीड़न का शिकार हुए। माना जाता है कि इसी रिपोर्ट में बताए गए गंभीर खतरों को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र सीमा तय कर दी और इसकी जिम्मेदारी टेक कंपनीज को दी है। अभी कुछ समय पहले मेटा का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, जिससे पता चला सोशल मीडिया का एल्गोरिदम टीनेजर्स को शारीरिक सुंदरता के पैमाने बताता है, जिसकी वजह से कई टीनेजर्स अपनी जो शारीरिक बनावट है उसको लेकर अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी साल मीडिया में ये रिपोर्ट लीक हुई तो तहलका मच गया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मेटा का जो एल्गोरिदम है लोगों को ऐसा कंटेंट दिखा रहा है जिससे उनमें अपने ही शरीर को लेकर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना, एक दुखी रवैया पैदा हो रहा है। अब इस एल्गोरिदम को रोकना किसी प्रकार के तरीके से भी मुमकिन नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं करता। इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उम्र की सीमा तय की है। सवाल है कि क्या प्रतिबंध सही उपाय है या फिर इसका तोड़ निकाला जा चुका है। टेक कंपनीज के लिए मुश्किल तो यह है कि वो एज वेरिफिकेशन का फिल्टर लगा भी दे तो भी इसे बाईपास किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की एक बच्ची ने इस प्रतिबंध को लागू करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चकमा दिया। उसने वेरिफिकेशन के समय अपनी मां का चेहरा दिखा दिया, सिस्टम को धोखा दे दिया। अब उसका अकाउंट चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, बच्चे अपने सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। टेक कंपनीज के लिए चैलेंज है, नए यूजर्स की उम्र कैसे चेक करें। जन्म की तारीख बदलकर एज वेरिफिकेशन फिल्टर को आसानी से पार किया जा सकता है। और अगर टेक कंपनीज उम्र का सरकारी दस्तावेज मांगे तो ये निजी जानकारी हासिल करने का माध्यम बन सकता है। कुल मिलाकर बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना केवल सरकार की ही नहीं, सिर्फ नियम के ही जरिए नहीं, बल्कि टेक कंपनियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित होगा और सभी को इसमें अपना योगदान देना होगा। अपने तेवर और जेवर संभाल कर रखें। यूं बात बात में हर किसी को दिखाया नहीं करते। नमस्कार।